मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एमएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसका पहला यूनिट है ग्राफ थ्योरी। पहला यूनिट भी ग्राफ थ्योरी है, दूसरा भी ग्राफ थ्योरी है, तीसरा भी ग्राफ थ्योरी। 3 यूनिट तक पूरा हम लोग ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको नंबर कितना मिलेगा? 16 तिया 48। ठीक है, 48 नंबर की यूनिट है। बहुत जबरदस्त है, बहुत ही सरल यूनिट है, याद रखना। और ये आपका जो है ये 1 से लेकर आपका यूनिट नंबर 1 2 3 लगातार ये तीनों यूनिट है ग्राफ थ्योरी। उसके बाद पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यूनिट नंबर आपका ये जो है 4 व 5, ये है मशीन, है ना। ये आपका एक ही यूनिट मान के मैं चलूंगा, एक ही यूनिट ही पढ़ाऊंगा, ये समझ के रखना, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोनों में से मिक्स पूछ सकते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये 32 नंबर का यूनिट होगा। ठीक है, तो ये सबसे अभी तक हमारे इस एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर का सबसे इजी सब्जेक्ट होने वाला है ना। और होता भी है, ये सबसे इजी सब्जेक्ट इसी को हम लोग मानते हैं। और समझिएगा, इससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट आएगा वो कॉन्सेप्ट भी बहुत जाना पहचाना, बहुत ही सरल भाषा में बात किया जाएगा कॉन्सेप्ट को लेकर। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरी हमारा यूनिट का नाम है। मैंने पूरा यूनिट का नाम ग्राफ थ्योरी रखा है, पूरा शुरू से आखिर तक क्या है? ग्राफ थ्योरी है, अंत तक ग्राफ थ्योरी है। ठीक है, कुछ जगह पे प्लेनर ग्राफ के बारे में बात करेंगे, कुछ जगह कंप्लीट ग्राफ के बारे में बात करेंगे, कुछ जगह किसी और ग्राफ के बारे में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो भी बात होंगी किस पर बात होंगी? ग्राफ पर। तो ग्राफ थ्योरी कहिएगा, क्योंकि बीएससी आपका जो फाइनल था उसमें 1 यूनिट पढ़े थे पूरा टोटल ग्राफ थ्योरी, नाम ही था ग्राफ थ्योरी, और पूरा वहां पर आलेख सिद्धांत में 10 नंबर का पढ़े थे। अब कितना नंबर पढ़ रहे हो? 48 नंबर। इसीलिए बीएससी और एमएससी में अंतर होता है। तो क्या आप सभी ने ग्राफ के बारे में पहले भी सुना है बच्चों? ओके, सुना होगा। ग्राफ बनते कैसे हैं? कोई भी गणितीय संरचना है ना, आकृति, इन सभी को ग्राफ कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 तत्व बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है उसका वर्टेक्स, जिसे आप नोड कहते हो, या फिर हम क्या कहते हैं इसको? हम ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट है, अभी हम और पढ़ेंगे 3rd सेमेस्टर में। तो वहां पर इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स इवेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इवेंट। जो काम होता है उस जगह को कहते हैं इवेंट। और ये और इवेंट होंगे, या फिर नोड बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, 3 प्रकार के नाम होंगे। तो इनको मिलाने वाले जो रेखा होती है उसको कहते हैं हम लोग एक्टिविटी, या फिर बोलेंगे लिंक, या फिर बोलेंगे एज। तो तमाम प्रकार के वे गणितीय संरचनाएं, वे आकृतियां जिस पर नोड शामिल हो, और शामिल क्या हो? साथ ही साथ लिंक शामिल हो, या फिर बोलेंगे क्या? वर्टेक्स शामिल हो। क्या हो? वर्टेक्स शामिल हो, और क्या शामिल हो? एज शामिल हो। इन सभी जो आकृतियां हैं स्टूडेंट्स, इन सभी आकृति को हम क्या कहते हैं? इन सभी आकृतियों को कहते हैं हम लोग ग्राफ, है ना। ऑल मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करते हैं किनको? ऐसा जी बराबर में बोलेंगे वी और ई, दिस इज कॉल्ड ग्राफ। खत्म। दुनिया का हर प्रकार का ये जो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा सबको ग्राफ ही कहा जाएगा। क्या परिभाषा एक लाइन में याद हुआ? है ना, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करता है किसको? सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस इज कॉल्ड ग्राफ। दैट्स इट। परिभाषाएं आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। गूगल में जाइएगा बच्चों, गूगल में तरह तरह के परिभाषाएं मिलते हैं। विकिपीडिया में जाएंगे, किसी पीडीएफ में जाएंगे, किसी खास प्रकार के यूनिवर्सिटी के नोट्स को पकड़ेंगे, तो आपको हमेशा परिभाषाएं में बोलने के तरीके जो है अलग अलग तरीका से मिलेगा, है ना। तो कुछ उत्तम होंगे, अच्छा लगेगा किसी बोलने का तरीका, थोड़ा किसी का अलग लगेगा। तो जो आपको ठीक लगे वो परिभाषा लिखेंगे, है ना। मैं क्या बोलता था, मैं जब पढ़ता था तो अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर विच इज, ऐसा लिख देता था, जो कंसिस्ट करता है किसको? कंसिस्ट करता है सेट ऑफ वर्टाइसेस को और सेट ऑफ एजेस को। तो भी ठीक है। अभी लिखा मैंने अ ग्राफ कंसिस्ट सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ये भी है। ये पुस्तक की परिभाषा लिख दिया हम लोगों ने, ताकि किसी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो करके। तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया होगा इस परिभाषा को रखने में। फिर यहां पर हमने नोट करके लिख दिया है वर्टाइसेस या फिर वर्टेक्स। अगर बहुवचन होगा तो वर्टाइसेस कहेंगे बहुत सारे, है ना। मैं तो वर्टेक्स बोल रहा हूं, मतलब एक वर्टेक्स के बारे में बात कर रहा हूं। या तो उसको नोड कहा जाएगा या फिर इवेंट कहा जाएगा। हालांकि यहां पर
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में नोड शब्द का इस्तेमाल एक दो जगह पे करेंगे, बहुत कम करेंगे, और इवेंट शब्द का इस्तेमाल भी बहुत कम करेंगे। हम ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में इन दोनों सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, ठीक स्टूडेंट्स। एज जो है उसको लिंक या फिर एक्टिविटी कहेंगे। कैसे कि जैसे कि समझिएगा, ये आपका पूरा एक मोहल्ले का सपोज ग्राफ होता है ना, किसी भी तरीके से आप ग्राफ बना दीजिएगा। ये घर है, ये घर है, ये घर है, इनसे जो एक घर से दूसरा घर तक जाने के लिए किसी गली का इस्तेमाल करेंगे, रास्ता का इस्तेमाल करेंगे, यहां से यहां जाने का रास्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो है, ये यहां से यहां का जो आना है वो एक प्रकार का क्या है, एक्टिविटी है, और ये क्या है आपका इवेंट है। इवेंट कहने का मतलब सपोज यहां पर कुछ वर्क हो रहा है, यहां पर कुछ वर्क हो रहा है, इस वर्क से इस वर्क तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टूडेंट्स एक्टिविटी करने पड़ेंगे, है ना। इवेंट टू इवेंट क्या होती है, एक्टिविटी। सपोज सड़क बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो जो रोलर मशीन है, जो भी आपका डंपर है, जैसा भी है, जो भी मशीन चल रही है वहां पर, वो तो एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, तो वो धीरे धीरे अपने स्टेप को पार करता जाएगा, एक गांव से दूसरा गांव, दूसरा गांव से तीसरा गांव, है ना। तो अपने काम को कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी करना पड़ेगा। इसलिए एक जो है इवेंट से दूसरा इवेंट कहते हैं, है ना। यहां पर रेस्ट कर ले, सपोज जैसा भी हो, आप जैसा भी आप यहां पर तर्क लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्राफ का परिभाषा तो समझ आ गया। ग्राफ के प्रकार देखिएगा, ग्राफ का दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये ग्राफ थ्योरी पर है ना, ग्राफ थ्योरी पर दो प्रकार। ग्राफ के तो और कई प्रकार है, नल ग्राफ, फाइनाइट ग्राफ, इनफाइनाइट ग्राफ, है ना। मैं बोलूंगा सिंपल ग्राफ, जनरल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, ये भी ग्राफ के प्रकार ही है, नाम है। लेकिन प्रकार जब कहें, शुरू प्रकार का नाम बोलूंगा परिभाषा के बाद, इसका अर्थ ये होगा दो प्रकार के ग्राफ हो सकते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ, है ना। दिष्ट आलेख और बोलेंगे अदिष्ट आलेख, है ना। ये है दिष्ट आलेख जिसमें दिशा होंगी, डायरेक्टेड ग्राफ, है ना। दिशा किसमें, दिशा होगा इसमें हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर जाने के लिए जो रास्ता का चुनाव किया जाएगा वह फिक्स होगा, है ना। स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा सारे के सारे एजेस में। तो परिभाषाएं आप कहीं से भी उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। या शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे बच्चों, डायरेक्टेड ग्राफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो परिभाषाएं सिंपल सिंपल लिख लीजिएगा। अ ग्राफ इज सेड टू बी डायरेक्टेड ग्राफ इफ इट्स एवरी एजेस हैज सम स्पेशल डायरेक्शंस। सारे के सारे एजेस के पास क्या होंगे, स्पेशल डायरेक्शन होगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, जो भी होगा, है ना। अगर डायरेक्शन का ध्यान ना रखा जाए तो क्या कहलाएगा, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। सिंपल सी परिभाषा है। जो हम यहां अध्ययन करेंगे वो सारे के सारे अनडायरेक्टेड ग्राफ होंगे। तो पहला आपका बिंदु देखिएगा, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स होंगी, कुछ डेफिनेशन कहिए या कॉन्सेप्ट कहिए। पहला हमने शब्द इस्तेमाल किया है सेल्फ लूप, क्योंकि इसका जिक्र बार बार होना है। तो सेल्फ लूप का मतलब समझिएगा, आप सभी ने एक दो बार जो है इसको देखा होगा, हम बीएससी में बोलते थे बार बार सेल्फ लूप। जैसे कि ये ग्राफ है बच्चों, एक खुद ही वर्टेक्स से एक एज स्टार्ट होगा और खुद ही पर खत्म हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो वर्टेक्स होती हैं, सॉरी एजेस होंगी, उस एज को कहा जाएगा सेल्फ लूप। एज का मतलब तो समझ गए, अगर वहीं से स्टार्ट हुआ वहीं खत्म हुआ तो क्या कहा जाएगा, उस एज को सेल्फ लूप। वर्टेक्स को नहीं बोलना ना, सेल्फ लूप इज एज, है ना। और जिसके पास क्या होगा, जिसका पास स्टार्टिंग वर्टेक्स भी वही, एंडिंग वर्टेक्स भी वही। एक क्या बोला मैंने, एक ही एज के नाम लिए ना। कई लोग बोल देगा ले गुरुजी ये भी सेल्फ लूप है, अरे ये तो बहुत सारे एजेस हैं जी। मैंने बोला एक खुद से स्टार्ट होगा, खुद ही खत्म हो जाएगा, तो उस एज को क्या कहा जाएगा, सेल्फ लूप। अब पुस्तक की परिभाषा तो आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना, आपको समझ आना चाहिए। जैसे पुस्तक की परिभाषा अगर मैं पढ़ के कह दूं तो पुस्तक की परिभाषा में क्या लिखा है, एन एज, मतलब देखा एक एज बोला कि नहीं, एन एज इज सेड टू बी सेल्फ लूप और सिंपली लूप भी कहा जा सकता है इफ इट्स बोथ इन वर्टाइसेस। इन मतलब अंतक, क्या कहते हैं, इन मतलब अंतक, वर्टेक्स मतलब तो वर्टेक्स। तो हिंदी में वर्टेक्स को कहते हैं हम लोग, याद होगा, शीर्ष, और एज को बोलते हैं कोर, है ना। ऐसा जिसका अंतक आपका शीर्ष वही हो, अंतक शुरुआत भी वही होगा, एंड भी वही होगा, है ना। एंडिंग वर्टेक्स मतलब वही होता है। जैसे कि ये जो आपका एज है, ए एज है तो इसके दो एंडिंग वर्टेक्स, ये और ये,
क्यों? अनडायरेक्ट है तो किसी को शुरुआत तो नहीं बोल सकते, दोनों ही इंड है, यहां शुरुआत करूंगा तो ये इंड है, यहां शुरुआत करूंगा तो ये इंड है, तो इंडिंग अंतक बिंदु कहते हैं। जैसे कि हम टर्मिनल पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम वो बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में कह देते हैं टर्मिनल। आपने वो इंटरवल के बारे में सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंतक बिंदु, या फिर बोलते हैं टर्मिनल। क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल। तो ऐसा कहिएगा जिसका अंतक बिंदु या फिर इंटरवल इंटरवल बोल रहा हूं, जिसका क्या है आपका जो एंड पॉइंट है ना, टर्मिनल है, वो टर्मिनल क्या है? वही जहां शुरुआत हो वहीं खत्म होगा, वही क्या कहलाएगा? ऐसे एजेस को कहा जाएगा सेल्फ लूप। तो आप यहां पर लिख सकते हो, छोटा सा बना सकते हो, एग्जांपल के लिए ऐसा कर देंगे और यहां पर बना दीजिए, या फिर आप एक ही वर्टेक्स v लिखिए v1 करके, और यहीं समाप्त होगा, यहीं पर खत्म होगा, जैसे भी यहीं शुरुआत होगा, यहीं पे खत्म होगा, इसको e1 कह दीजिए। क्या फर्क पड़ेगा इससे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? सेल्फ लूप मींस एक एज जो कि खुद से स्टार्ट होगा, खुद ही पे खत्म हो जाएगा। पैरेलल एज, तो पैरेलल एज क्या होती हैं? जैसे कि ये आपका वर्टेक्स v1 है और यहां पर वर्टेक्स क्या है? v2 है, राइट। तो दो वर्टेक्स के बीच में एक एज तो ऑलरेडी था, अब और आ गया एज, इसको मैंने कह दिया e1, इसको कह दिया मैंने e2, और आ सकते हैं। अगर बहुत सारे एजेस के पास सेम पेयर ऑफ क्या हो? वर्टाइसेस हो, तो सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस के रिस्पेक्ट में जो ए आपके एजेस हैं, इनको बोलते हैं पैरेलल एज। इन दोनों के लिए दो प्रकार के पैरेलल एज, एक e1 भी है, एक e2 भी है, और भी आ सकते हैं, और भी आएगा। तो परिभाषाएं आप पुस्तक का देखिएगा, तो आप लोग को जो ठीक लगे वो परिभाषा आप लिख सकते हो पैरेलल एज के लिए। क्या बोला है? इफ देयर आर टू और मोर देन टू एजेस हैविंग द सेम पेयर ऑफ इनवर्टाइसेस, सेम पेयर ऑफ इनवर्टाइसेस के लिए क्या होना चाहिए? दो या दो से अधिक क्या हो? एजेस मौजूद हो, तो इन एजेस को, है ना, लिखा है ना, देन सच एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस, या फिर बोलेंगे इसको मल्टी एजेस। क्या बोलेंगे? मल्टी एजेस। एकदम सिंपल परिभाषा, सारे लोग लिख सकते हो। देखो भाई, मैंने तुम लोग को 1000 बार समझाया, आप लोग को जैसे कि रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा सा मन में असंतुष्टि था। मैंने कहा था कि आप लोग सिंपल पढ़ के जाओ, जितना आपका बेसिक डेफिनेशन है कोई नहीं छोड़ना है, रटो मत, बड़ा क्वेश्चन के पीछे भागो मत, सारे बेसिक करो, अच्छा करो और फुल लिखो। हर एक प्रश्न का उत्तर जरूर दो, कोरा कागज में नंबर नहीं मिलते, कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना। इतना कठिन नहीं है गणित जितना आप लोग बना लेते हो, उतना कठिन होता तो मैं पढ़ाता नहीं, तुम लोग पढ़ने आते नहीं, है ना। इसीलिए तो आप लोग क्लास में बैठे हो, तो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है आप लोग को, है ना। आराम से मैं बोलता हूँ 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। सारे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। 80 नंबर का पेपर है, 80 नंबर के पेपर में आप 60 नंबर आसानी से ला सकते हो। 60 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ आ रहा है। 60 नंबर लाया जा सकता है, 20 नंबर कट रहा है मतलब बहुत ज्यादा कट रहा है ना। इतना नहीं कटवाना है, उतना कठिन क्वेश्चन आता भी नहीं है तो कटेगा कैसे। और जहां कटने लायक है वहां पर भी आप कुछ ना कुछ उत्तर देंगे जरूर, तो कम से कम आधे नंबर तो आपको मिलेंगे। आधा नहीं मिलेगा तो आधा में से आधा तो मिलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। गलती नहीं करना है। बातें क्लियर हो पा रही है? ठीक। उसके बाद आया स्टूडेंट्स एडजेसेंट एजेस। एडजेसेंट एजेस स्टूडेंट्स, किसी ग्राफ में एडजेसेंट एज क्या होती हैं? ऐसे एजेस जिनके लिए कॉमन वर्टेक्स कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता हो, उनको बोलते हैं एडजेसेंट एजेस। जैसे कि ये एक एज था और ये एज है, अब ये E1 और E2 आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि इसके पास कॉमन क्या है? एक वर्टाइसेस है, जिसको मैंने कहा है V2। यहां पर तो शुरुआत हुआ V1 से और खत्म हो यहां पर V3 पर। बात क्लियर है? तो ये और ये वाला एज E1 और ये वाला एज क्या है स्टूडेंट्स? E2 आपस में क्या है? एडजेसेंट है। क्या है वो? एडजेसेंट एज है, आपस में एक दूसरे के सापेक्ष में एडजेसेंट कहलाएगा। क्या इन परिभाषाओं को मेरे को लिखना पड़ेगा यहां पर? ऐसे परिभाषाएं लिखा नहीं जाता, क्योंकि हमने बीएससी में इसको अच्छे से आपको पढ़ाया है, तो ये सब्जेक्ट हमारा जल्दी कंप्लीट हो सकता है, जल्दी हम लोग इसमें अच्छा नंबर ला सकते हैं। 80 नंबर का जो हमारा ये पेपर होगा वो 10 दिन में भी कंप्लीट हो सकता है, अगर आप लोग कोऑपरेट करें अच्छे से। तो अभी तो हम परिभाषाओं को बता रहे हैं, सारे परिभाषाएं आपको कंठस्थ होना चाहिए। अब आता है स्टूडेंट्स इंसिडेंट एज। तो इंसिडेंट एज क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स पर कोई एज अगर आता है तो उस एज को कहते हैं इंसिडेंट ऑन वर्टाइसेस। V1 पर कौन इंसिडेंट हुआ? E1। और V2 पर कौन इंसिडेंट हुआ?
बोलेंगे E1 ही। अगर मैं ऐसा खींच दिया होता तो मैं बोलूंगा कि जो E2 है स्टूडेंट्स, ये जो है V2 पर इंसिडेंट होता है, और किस पर इंसिडेंट होता है? V3 पर होता है, परंतु V1 पर नहीं हुआ। इंसिडेंट हम हिंदी बोलते हैं इसको आपतन, आपतन कोर, और इसको बोलते हैं आसन्न कोर। ये आपस में क्या है? आसन्न है। और ये क्या है? ये जो है ये इंसिडेंट हुआ, आपतित हुआ V1 पर, आपतित हुआ V2 पर। कौन? E1। E2 आपतित हुआ V2 पर और आपतित हुआ किस पर? V3 पर। बातें क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं बड़ा सा एक ग्राफ बनाता हूं। अब उस ग्राफ में इन तमाम चीजों को मैं रखने का प्रयास करूंगा, आप सभी जो है समझिएगा। एक ग्राफ बनाता हूं, सभी परिभाषाएं को यहां पर हम इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? सभी प्रकार की। चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर, क्योंकि इससे इनका भी काम बन जाएगा, है ना? एक बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूं। इस ग्राफ में जनरली मैं ऐसा स्क्वायर वगैरह कुछ बनाने का प्रयास करता हूं। यहां पर ऐसा खींच दिया, सपोज यहां पर ऐसा ले लिया मैं, और मल्टी एज ले लेता हूं। चलो यहां पर ये लाइन भी खींच सकता हूं, ये ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है? इसको कह दिया मैंने V1, इसको कह दिया मैंने V2, इसको कह दिया मैंने V3, और ये है मेरा V4 और ये है V5, ठीक है? सेल्फ लूप कौन है बच्चों? अब हम नामकरण कर देते हैं E1, E2, E3, E4, E5, कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हो, पता है ना? E6 मेरा मर्जी, मैं नाम दे रहा हूं, मेरा नामकरण कौन है ना? कुछ भी हो सकता है, ABCD बोल सकते हो आप लोग, है ना? ये राहुल है, ये सीमा है, ये सीमा है, ये राहुल है, कुछ भी करो। नामकरण केवल और केवल अपने सिद्धांतों को क्लियर करने के लिए किया जाता है ना? ये फिक्स नहीं होते, है ना? ये है E7 और E यहां पर 8 प्रकार के यहां पर क्या है? समझ आ रहा है ना? 8 ही तो है। बात क्लियर है? पूरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ है ही नहीं, ठीक है ना? ओके, अब यहां पर सेल्फ लूप कौन है बच्चों? बोलेंगे सेल्फ लूप ये वाला है, ये पहला परिभाषा। पैरेलल एज कौन कौन है एक दूसरे के सापेक्ष में? ये दोनों। क्या ये पैरेलल है किसी का? नो। क्या ये पैरेलल है किसी का? नो। ये आपस में पैरेलल है भी नहीं। ये पैरेलल है क्योंकि दोनों के लिए सेम प्रकार के क्या है? वर्टेक्स तो है, और वहीं से दोनों समाप्त होते हैं, शुरुआत भी होते हैं, ऐसे बोलेंगे। फिर आगे चले गए एडजेसेंट एज। एडजेसेंट एज कौन कौन है? बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स। ये इससे एडजेसेंट है, इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। मैं अगर E7 को ले लूं तो E7 E5 से एडजेसेंट है, E4 से एडजेसेंट है, E6 से एडजेसेंट है। जिनके लिए कॉमन कुछ ना कुछ क्या आ जाए? कॉमन क्या आ जाए? वर्टेक्स आए, उसको बोलते हैं आसन्न कोर। आसन्न है कि नहीं आपस में? ये, क्योंकि एक वर्टेक्स को कॉमन रखा हुआ है, आपस में जुड़ के जाना चाहिए किसी भी माध्यम से, है ना? ऐसा मत बोलना ऐसा घूम के जुड़ता है, घूम के नहीं, डायरेक्ट किसी एक वर्टेक्स के द्वारा जुड़ना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। सही है? ये आपस में एडजेसेंट है 1 2 3। यहां पर एडजेसेंट क्या है आपका? ये 1 2 3 4 5, ये आपस में एडजेसेंट है क्योंकि एक कम से कम इसका पर वो है। बात क्लियर है? इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे, इंसिडेंट भी क्लियर कर सकते हो। तो देखिए ये जो है E6 जो है E5 और E3 पर इंसिडेंट है। E4 जो है आपका कहां कहां पर इंसिडेंट है? यस, V3 और V2 पर इंसिडेंट है। अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा E5 का, तो E5 किन पर इंसिडेंट है? बात क्लियर है ना? ऐसी तो पढ़ना है आप लोग को, यही तो समझना है, तो आप सभी समझ गए होंगे आई होप, है ना? अब आता है बच्चों जनरल ग्राफ, मल्टी ग्राफ और सिंपल ग्राफ। तो ये कहां का टाइप लिखा मैंने? एक तो टाइप इधर लिखा मैंने, ए लिखा, देखो जानबूझ के समझाने के लिए, और यहां पर टाइप ऑफ ग्राफ, यहां पर भी हेडिंग वही है मेरा, टाइप ऑफ ग्राफ, वहां पर भी टाइप ऑफ ग्राफ ही लिखा है मैंने। तो स्टूडेंट्स पुस्तक में ढूंढिएगा नहीं, पुस्तक में मैं जो है आप लोग को कम सलाह दूंगा पुस्तक देखने का, पुस्तक नहीं देखेंगे। जब जब बोलूंगा तब पुस्तक देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, है ना? क्योंकि जो मैं एडजस्ट करते चले जाऊंगा आपके कॉपी में वही होना चाहिए, इससे आपका पढ़ने का तरीका ज्यादा अच्छा हो सकता है, तैयारी अच्छा हो सकता है। ओके, तो जनरल ग्राफ किसे कहते हैं? सबको याद होना चाहिए, है ना? एक दूसरे को देखना नहीं है आप लोग को। जनरल ग्राफ वे सभी ग्राफ को जनरल ग्राफ कहते हैं जिसमें पैरेलल एज हो, सेल्फ लूप हो, है ना? और क्या हो? सिंपल जो भी है, पैरेलल एज, सेल्फ लूप, ये सारी चीजें अगर मौजूद हो तो उसको हम जनरल ग्राफ कहेंगे। अपने डेली लाइफ से इसको जोड़ के देखिएगा। जैसे कि मैं अपने इस कोचिंग सेंटर को ले लूं, महासमुंद गुड्रूपारा, और ये दुर्गा चौक है।
अब इस दुर्गा चौक पर आने के कितने रास्ते हैं? पैरेलल रास्ते भी है। मैं किसी एक जगह से आने का प्रयास करूंगा तो घूम के भी यहां पर भी आ सकता हूं, उस गली से आकर यहीं पे आ जाऊंगा, मेरे लिए एक रास्ता हो गया। अब यहां पर पहुंचने के लिए उधर से आऊंगा, गांधी चौक से तो दो रास्ते हैं मेरे पास, है ना। गांधी चौक से ऐसे सीधा सीधा आ गया, दूसरा बार मैं ऐसा घूम के इधर आ रहा हूं गांधी चौक से, एक और रास्ता है पीछे आप लोग देखा हो। किसी और रास्ते से आऊंगा तो दो रास्ते हो रहे हैं कि नहीं, खत्म तो वहीं पे कर रहा हूं, मैं गांधी चौक से स्टार्ट कर रहा था दोनों रास्ते को। तो ये हमारे डेली लाइफ में हमारा दुनिया का जो भी ग्राफ, हमारे जो हम अभी जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं वो सभी जो है, या फिर हम किसी मैप को देखते हैं गूगल मैप 3D, तो ये सारे मैप जो है आपको जो ग्राफ दिखाते हैं वो ग्राफ सिंपल ग्राफ नहीं होते, ये ग्राफ क्या होते हैं जनरल। अगर 3D में देखते हैं तो 3D में देखेंगे तो क्या मिलेंगे आपको जनरल ग्राफ मिलेंगे जिसमें सेल्फ लूप भी होगा, है ना, जिसमें क्या होंगे सेल्फ लूप के साथ साथ अगर एग्जिस्ट किया तो, है ना, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें हैं। आप कुछ भी कचड़ पचड़ बना दो, सब ग्राफ है, एवरीथिंग जितने भी सब ग्राफ है। तो सेल्फ लूप भी होते होंगे, पैरेलल एज भी होते होंगे। तो ऐसे ग्राफों को जो हमारे जीवन में अभी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, सामान्यतः इन ग्राफों को जनरल ग्राफ कहते हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है, आप देख सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल अपने ही डेली लाइफ से आप उठा के अपने घर को ही ले लीजिए, उसको आप नक्शा बनाइए, आप ग्राफ तैयार कीजिए, बोलेंगे अरे मेरे को तो सेल्फ लूप भी मिल रहा है, मेरे को पैरेलल एज भी मिल रहा है, ये सारी चीजें किया जा सकता है। मल्टी ग्राफ किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? यहां पर लिखे तो हमें जनरल ग्राफ, है ना, ये हमारा जनरल ग्राफ है। क्या है ये? जनरल ग्राफ। पुस्तक में नहीं दिया है, याद रखना, है ना। मल्टी ग्राफ किसे कहते हैं? मल्टी ग्राफ उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें केवल और केवल क्या हो, केवल और केवल पैरेलल एज हो, अर्थात मल्टी एज। पैरेलल एज को स्टूडेंट्स मल्टी एज के नाम से भी जानते हैं। आप परिभाषाएं देखेंगे तो ब्रैकेट में लिखा होगा, क्या लिखा होगा? मल्टी एज करके। तो ऐसे ग्राफ जिसमें जनरल ग्राफ से ही ऑब्टेन किया जाए बट उसमें किसी प्रकार का कोई सेल्फ लूप ना हो, है ना, इसी का हम बना दे, है ना। अभी मैं नामकरण नहीं करूंगा किनका, वर्टेक्सों का, और क्योंकि चुपचाप बना रहा हूं, इसी को मान लीजिएगा। यहां पर इस प्रकार से हो गया, है ना। तो देखिए ये ग्राफ जो था, ये ग्राफ अपने आप में क्या हो गया? मल्टी ग्राफ। क्यों मल्टी ग्राफ हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट कर पा रही हैं, अर्थात पैरेलल एजेस होंगे, तो इन ग्राफों को क्या बोलेंगे? मल्टी ग्राफ बोलेंगे बच्चों। क्या याद हो गया आप लोग को? ठीक है। अब मल्टी ग्राफ से आएगा और छोटा ग्राफ जिसे कहा जाएगा सिंपल ग्राफ। वे सभी ग्राफ को सिंपल ग्राफ हिंदी में कहते हैं सरल ग्राफ, जिसमें ना तो पैरेलल एज हो ना तो क्या हो सेल्फ लूप, है ना। तो जैसे कि इस ग्राफ को मैं थोड़ा ऐसे छोटा रखता हूं, गंदा नहीं बनाना है मेरे को, है ना, कुछ ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा ठीक रहेगा। और इसका सिंपल ग्राफ क्या होगा बोलेंगे? ये होगा गुरुजी। क्या होगा? ये ग्राफ था। अब इस ग्राफ का क्या बोलेगा? ये जनरल ग्राफ का मल्टी ग्राफ बनाओ बोलेगा तो ऐसा बनाएंगे, मल्टी ग्राफ का सिंपल ग्राफ बनाओगे बोलेंगे तो ये बोलेंगे, है ना। ये बिल्कुल भी ये एज को नहीं लेके चल रहा हूं मैं, तो एग्जांपल कुछ भी ले सकता हूं ना। क्या हटा दिया हमने पैरेलल एज हटा दिए, है ना। क्या हटा दिया? पैरेलल एज। अब बोला इसको क्यों नहीं हटाया? उसको भी हटा सकते हैं, एक ही मतलब है। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि एज जो है ऐसा सीधी सीधी रेखा खींचा जाए तो बनेगा करके। सबको समझ आया ना? ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? ऐसा ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहा जाता है जिसमें ना तो पैरेलल एज होंगी ना तो सेल्फ लूप होगा। अगर ऑब्टेन करो बोलेगा, अर्थात प्राप्त करो बोलेगा, तो बोलेंगे ये जनरल ग्राफ का सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ का सॉरी ये जनरल ग्राफ का ये मल्टी ग्राफ का ये सिंपल ग्राफ। क्योंकि आगे चलकर हम फिर से ये चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैंने इन चीजों को रखा। आपके पुस्तक में ऐसा नहीं दिया है, लेकिन मैंने क्यों इसको रखा? क्योंकि हम अगर थर्ड सेमेस्टर पहुंचे और थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने ग्राफ थ्योरी चूज किया, बुक ही है आपका, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं बोलना, नाम ही होगा आपका 5वां नंबर का सब्जेक्ट ग्राफ थ्योरी, है ना। वहां पर फजी सेट, ऑपरेशन रिसर्च और आपका फंक्शनल एनालिसिस, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मैकेनिक्स, इंटीग्रेशन थ्योरी, ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे, है ना। कम से कम जो वहां पर 10 से 12 सब्जेक्ट होंगे। 10 से 12 सब्जेक्ट में से आप चुनाव करेंगे 5 पेपर, लेकिन 5 पेपर नहीं होता, पेपर होते हैं स्टूडेंट 7, है ना। पहला आपका पेपर फंक्शन एनालिसिस के अंदर इंटीग्रेशन थ्योरी भी डालेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बुक अवेलेबल रहते हैं, पेपर एक ही साथ होगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स दोनों को एक पेपर में बनाएगा, लेकिन है अलग अलग, बुक अलग होंगे उनका, ठीक है। और उसमें डालेंगे ग्रेविटी वाला और कॉन्सेप्ट अलग से, है ना। तो कहने का मतलब 7 पेपर है, लेकिन पेपर 5 दिलाएंगे, है ना। सब्जेक्ट किस जो होंगे 7 होंगे,
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पर चुनाव करते हैं बच्चों पढ़ने के लिए, ग्राफ थ्योरी चुनाव किया आपने, तो ग्राफ थ्योरी में मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, यही पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो वहां पर काम आएगा ये चीजें, शब्दावली जो हमने प्रयोग कर लिया ना ऑब्टेन करना है करके, वो काम आने वाले हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? ओके तो बच्चों, तो ये चीजें आपको सिंपल समझ आया होगा। इतने सारे छोटे छोटे परिभाषाएं अगर गिनेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 परिभाषा, ऐसा समझ लिया आप लोगों ने पढ़ लिया, 8 9 10 है ना। अभी 10 परिभाषा है, हम कुल मिला के कम से कम अभी 10 पढ़े हैं, कोशिश करेंगे 10 और पढ़े हैं। अभी सारे परिभाषाएं आपको अच्छे से याद करने हैं, है ना। डिग्री ऑफ वर्टाइसेस या फिर डिग्री ऑफ वर्टेक्स इन ग्राफ, तो किसी भी ग्राफ के अंदर जो वर्टेक्सों की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इंसिडेंट वर्टेक्स की संख्या होती है। अभी आप लोगों को बताया था, देखिए याद करो, ये जो है V1 पर 2 प्रकार की एजेस इंसिडेंट हुई। कौन कौन सी इंसिडेंट हुई है इस पर, E1 और E2। इंसिडेंट मतलब वहां पर आपतित होना, मतलब जुड़े रहना डायरेक्टली। तो ये जुड़े हुए चीजों को या तो इंसिडेंट एजेस बोलेंगे या फिर बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, कनेक्टेड एजेस जो भी है। तो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री डिसाइड करेंगे कितनी उसकी एजेस जुड़े हुई हैं, या फिर बोलेंगे इंसिडेंट एज की संख्या कितनी है। देखिए मैंने सारे परिभाषाएं आपको ओरली समझाया, आप परिभाषाएं अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो भी ठीक है, पुस्तकी भाषा में लिखेंगे तो भी ठीक है। मैंने कहा कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री अर्थात क्या, उसमें कितने सारे एजेस जुड़े हुए हैं, या फिर नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस। अब पुस्तक की परिभाषा भी पढ़ देता हूं, क्योंकि मैं बोलते बोलते बच्चों को मोटिवेट करने के लिए पुस्तक की भाषा का भी बात करता हूं, मैं अपनी भाषा को भी आपके सामने चिपकाता हूं। क्या लिखा है बच्चों, द डिग्री ऑफ वर्टाइसेस Vi, मतलब कोई भी V1 हो या फिर V2 हो या फिर V3 हो, लिखा है ना वैसा, है ना। इसको हम स्क्रीन में भी दिखा देंगे, ठीक। ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस which are incident on Vi। किसी भी Vi वर्टेक्स की जो डिग्री होती है उस ग्राफ पर, वो डिग्रियां क्या होती हैं, नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस होती हैं। लिखा है ना ऐसा, बस हो गया परिभाषा, इतना ही तो होता है परिभाषा, और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ऐसा कह दे किसी ग्राफ में सेल्फ लूप है, तो बच्चों सेल्फ लूप अगर किसी ग्राफ में आ जाए तो वो 2 डिग्री को बढ़ा देता है। क्या करेगा वो, 2 डिग्री को बढ़ाएगा, ये ध्यान में रखना भी है। पुस्तक में लिखा है, देखो क्या लिखा है, ध्यान से देख सकते हो, विच सेल्फ लूप काउंट ट्वाइस। सेल्फ लूप क्या करना है, काउंट करना है डिग्री ग्रुप में ट्वाइस। किसी भी वर्टेक्स पर अगर सेल्फ लूप आ जाए तो उसकी डिग्री में कितनी वृद्धि हो जाएंगी, 2। पहले कितना था डिग्री बच्चों, अभी इसका डिग्री शुरू में क्या था, शुरू में 1 था, है ना, शुरू में क्या था, 1 था। अगर मैं सेल्फ लूप बना दूंगा तो क्या हो जाएगा अब 3, 1 2 3, ठीक है। मतलब एक एज कितना डिग्री को तय करता है, 2 डिग्री तय करता है ना। एक एज 2 डिग्री को तय करता है। मैं इस बात को मैं कंप्लीट करना चाहूंगा, क्योंकि इससे मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे चलकर हैंड शेकिंग लिमा। एक एज 2 डिग्री को तय करता है, तो 10 एज कितना डिग्री को तय करेगा, 20 डिग्री को। गारंटी है, गारंटी इस बात की। देखो इस पूरे पर कितना आपका वो है, इस पूरे पर एजेस की संख्या कितनी है, 1 2 3, 3 है ना, 3 है। मैं डिग्री बोल रहा हूं, टोटल सब मिला के 6 आएगा। मतलब सारे जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स की अगर मैं डिग्री को जोड़ दूंगा तो वो कितना आएगा, कुल मिला के सभी को मिला के बोलूंगा तो कितना आएगा, 6 क्या है, 3 दूनी 6। गिन के देखो डिग्री यहां पर कितना है, 1, यहां पर डिग्री कितना है, 2, 1 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, ठीक है। डिग्री कितना है, 2, डिग्री कितनी है, 4 है, 4 बोलिए 4, ठीक है। डिग्री कितनी है, 6, 4 पर अच्छे हो गया डायरेक्ट। कैसे, क्योंकि अब यहां से भी और 2 कम 2 2 4 2 6 सबके पास हुआ कि नहीं। अब यहां पर पहुंचा, अब कितना है, पक्का गारंटी 8 ही बोलेंगे आप लोग। अब कितना है, 10 है कि नहीं। हर बार ये 2 बढ़ता जाएगा, जितना एक एज एक्स्ट्रा ले जाएंगे 2 बढ़ता जाएगा। ऐसा था 2 था डिग्री, अब कितना हुआ, 4 हुआ, 4 के बाद कितना हुआ, 6 हुआ, 6 के बाद कितना हुआ, 8 हुआ, 8 के बाद कितना होगा, 10 होगा, 10 के बाद कितना होगा, 12, 12 के बाद कितना होगा, हुआ ना। कभी किसी भी ग्राफ की डिग्रियां क्या नहीं हो सकती, योग डिग्री का
ऑड नंबर नहीं हो सकते। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फैक्ट याद रखें, दुनिया का कोई भी ग्राफ बना लो, उस ग्राफ की डिग्री कभी भी क्या नहीं हो सकती, संख्या में अगर जोड़ेंगे तो ऑड नहीं होगी। ओवरऑल सम के बारे में बात कर रहा हूं। अभी तो मैंने केवल डिग्री ऑफ वर्टेक्स बोला, तो इस डिग्री के वर्टेक्स सॉरी इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है बच्चों, बोलूंगा 2। चलो इस ग्राफ को थोड़ा अलग टाइप बनाते हैं। अब बताइए डिग्री कितनी है, अरे नहीं V1 की डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अरे डिग्री ऑफ वर्टेक्स V1 की डिग्री कितना, 3 है ना। V2 की डिग्री कितनी, 2। वर्टेक्स की डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं, V3 की डिग्री कितनी, 3, और इसकी डिग्री कितनी, 2, राइट, क्या है, 2। प्यारे बच्चों, और अगर इसमें और आप कुछ कुछ करते चले जाओ, है ना, अगर मैं ऐसे कर देता तो कितना हो जाता, सबका 3 हो जाएगा, इसका 3, इसका 3, इसका 3, सबका 3। बात क्लियर है, ठीक। तो इस प्रकार से डिग्री को समझें, है ना। ये अगर मैं ऐसे कर दिया तो सबकी डिग्री कितनी है, 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, है ना। V1 की डिग्री 2, V2 की डिग्री भी 2, V3 की डिग्री भी 2। तो ये डिग्री ऑफ वर्टाइसेस बोला मैंने, और डिग्री ऑफ वर्टाइसेस को अगर योग करूंगा तो बोला सबको योग करने से बनेंगे कितने, इवन नंबर बनेंगे। बोला कोई भी ग्राफ में डिग्रियों को जोड़ देंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगा, विषम संख्या नहीं। याद रहेगा ये, किसी भी ग्राफ में अगर एजेस को बढ़ाऊंगा तो डिग्री कितना वृद्धि हो जाएंगी, ट्वाइस। एज में गुणा कितना होगा, 2 का गुणा होके आएगा, वो एक एज जोड़ेंगे तो 2 गुणा। अगर मैं 3 एज किसी ग्राफ में जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 डिग्री बढ़ जाएगा। ये पहले से ग्राफ था बच्चों, ये ग्राफ है, सपोज दैट ये ग्राफ पहले से बना हुआ है, मैं जो है जबरदस्ती का 3 एजेस को लाना चाहता हूं। एक एज को किसी ने यहां चिपका दिया, एक एज को किसी ने यहां पर चिपका दिया, एक एज को किसी ने यहां पर चिपका दिया। अगर मैं पूर्व की बात करूं तो पूर्व मेरा ग्राफ ये था, मेरी डिग्री कितनी थी, टोटल करके डिग्री थी बच्चों 8 था। अब डिग्री कितनी हो जाएंगी, बोलूंगा 8 नहीं होगा, क्योंकि मैंने 3 एक्स्ट्रा और एजेस चिपकाया। 3 एजेस चिपकाने से 6 डिग्री की वृद्धि होगी, मतलब पक्का इसका 12 होगा, बिना देखे मैं कर सकता हूं। अगर जोड़ना चालू करूं तो क्या हो जाएगा, इसकी डिग्री हो जाएगी 4 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 1 है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और ये आपका 14। अच्छा 14 कैसे हुआ, मैं कुछ गलती कर बैठा क्या, क्योंकि 8 में 6 जोड़ने से 14 बनते हैं, है ना, 14, ठीक है, 12 नहीं 14 बोलेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हो पाई ना। अब स्टूडेंट्स, ऑड जो वर्टेक्स है, ऑड वर्टेक्स का क्या मतलब, ऑड वर्टेक्स उसे कहते हैं, इसी को पे मैं थोड़ा थोड़ा एडिट करता जा रहा हूं चीजों को, पहले मैंने ऐसा लिया था, याद रखिएगा, मैं थोड़ा इसको एक को बस रखता हूं। ऑड वर्टेक्स मतलब क्या, वे वर्टेक्स जिसकी डिग्रियां ऑड होती हैं उसको कहते हैं ऑड वर्टेक्स। जैसे कि ये आपका V1 और V3 स्टूडेंट्स, ये दोनों जो कलेक्शन है, ये क्या है आपका ऑड वर्टेक्स है, ठीक है। इवन वर्टेक्स किसे कहते हैं, जिनकी डिग्रियां इवन होंगी उसको बोला जाएगा इवन वर्टेक्स। बात क्लियर है, ये आपका V2 और V4 क्या है, आपका इवन वर्टेक्स है। बात क्लियर है। अब ये संख्या को देख के नहीं तय करना भैया, अगर मैं ऐसा खींचा होता तो ये ऑड कहलाते, इवन कहलाते, है ना। पागल से बात नहीं करना है कि यहां पर आ गया 1 और 3 तो ऑड होते हैं, यहां पर 2 और 4 है तो इवन, अरे ये तो नामकरण था भैया, यहां पर खींचा होता तो क्या बोलता भैया, इस V4 की डिग्री ऑड हो जाएगा, V2 की डिग्री ऑड हो जाएंगी, राइट। तो ये बातें क्लियर हो गई। अब यहां पर कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे, है ना। पहला थ्योरम है स्टूडेंट्स, वो है हैंड शेकिंग लेम्मा। और हैंड शेकिंग लेम्मा समझने से पहले मैं कुछ और परिभाषाएं आपको समझा देता हूं, लिख देता हूं, इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। वो आएगा स्टूडेंट्स आपका पेंडेंट वर्टेक्स। क्या आएगा, पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स। तो वे सभी वर्टेक्स जिनकी डिग्रियां क्या होती हैं, 1 होती हैं, उसको कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। यहां पर मैंने लिख लिया V5, और V5 की डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ V5 क्या होगा, डिग्री ऑफ V5, तो V5 की डिग्री क्या है, 1। यहां पर देखेंगे ना, एक करके, एक ही उस पर वर्टेक्स क्या हुआ है, सॉरी एजेस क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, डिग्री 1। यहां पर 3 इंसिडेंट हुआ है, इसलिए 3 नहीं 4 इंसिडेंट हुआ है, तो यहां पर डिग्री आप क्या बोलेंगे, 4 लिख देंगे। तो पेंडेंट वर्टेक्स में तमाम प्रकार के वर्टेक्स जिसका डिग्रियां 1 होंगी उसको बोलेंगे पेंडेंट वर्टेक्स। ओके, परिभाषाएं पुस्तक में मिल सकता है, खोजिएगा, अलग अलग जगह पे दिया रहता है। अगले पेज में देखिएगा, अगर आप पाठक का बुक पढ़ते हो तो 428 नंबर के
पेज पर दिया हुआ है पेंडेंट वर्टेक्स। अ वर्टेक्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ पेंडेंट वर्टेक्स। ये सारे ऑब्जेक्टिव में ही काम आएंगे, यही पूछेंगे आप लोग, क्वेश्चन पेपर हल करना अभी से चालू कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आता है यहां पर क्या, पेंडेंट वर्टेक्स के साथ साथ बोलूंगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्या होगा, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होते हैं, जिनका डिग्री स्टूडेंट्स 0 हो। अभी मैंने बोला था जिन वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है 1, उन वर्टेक्स को कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। जिन वर्टेक्सों की डिग्री बिल्कुल नहीं होती, अर्थात वो किसी प्रकार से एज से जुड़ा ना हो, उसको कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड। सपोज यहां पर मैं ले लेता हूं V6 लिया, ग्राफ के अंदर है, बोलेंगे यस सर ग्राफ के अंदर है। तो ये ग्राफ के अंदर है तो, परंतु इसमें कोई एजेस आया नहीं, ऐसे हो सकते हैं, बोलेंगे यस सर। आप नक्शा देखिएगा, कुछ ऐसे इलाके होते हैं जो कि नदियों से घिरे होंगे, या फिर आप देखेंगे समुद्र में वो हिस्सा तो है। इधर देखिए आप, इधर बुक उधर है, आप लोग पास नहीं है बुक? ओके, एक बुक पीछे है, ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, सुनते रहो, उधर मत देखो। मान लो हमारे इंडिया का नक्शा देख ले, किसी जगह का नक्शा देख ले, आपको कुछ टापू नजर आएंगे, कुछ जगह नजर आएगा। अब वो क्या है, वो किसी रूट से जुड़ा नहीं इंडिया से डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड है, आइसलैंड कह देते हैं, है ना, आइलैंड कह देंगे, जो भी कह देंगे। जो आइसोलेटेड होता है वही आइलैंड है ना, वो विलगित है, अलग है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है बहुत सारी चीजों से। तो जो ये कनेक्ट हुआ क्या, ग्राफ का हिस्सा तो है बट कनेक्ट है ही नहीं किसी से, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स करके, है ना। तो बोलेंगे कि सर ये कैसे ग्राफ है, बोलेंगे स्टूडेंट्स ग्राफ होते हैं दुनिया का सभी, जिसपे आपका ग्राफ ऐसे होंगे जहां पर आपको जो मन लगे, वर्टेक्स नोड जितना मन लगे, जोड़ो चाहे मत जोड़ो, सबको ग्राफ कहेंगे। ये कोई पूछे ये ग्राफ है कि नहीं, बोलूंगा यस सर ये ग्राफ है। इस ग्राफ को कहा जाएगा, ये आइसोलेटेड वर्टेक्स वाला एक ग्राफ है, जिसको क्या बोलेंगे, नल ग्राफ कहेंगे। नल ग्राफ इसलिए है क्योंकि और कुछ नहीं है इसके साथ, है ना, है ग्राफ है, एक बिंदु भी एक नोड भी क्या होता है, ग्राफ होता है। अगर 2 नोड बोलूंगा तो भी ये क्या है, ये ग्राफ है, सारे आइसोलेटेड है, ये भी ग्राफ है, पता है, जरूरी नहीं एजेस है नहीं बोलेंगे, इनको बोला जाता है नल ग्राफ। आप परिभाषा पुस्तक में खोज सकते हो, आपको मिलेंगे ऐसे ग्राफ जिसमें किसी प्रकार के क्या ना हो, एजेस ना हो, अर्थात सारे सारे उसके वर्टेक्स क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड। तो ग्राफ को क्या कहेंगे हम लोग, नल ग्राफ। ये परिभाषा भी डाला जा सकता है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या हो, सारे के सारे उसके क्या हो, वर्टाइसेस का डिग्री 0 हो, उस ग्राफ को कहा जाएगा नल ग्राफ। बच्चों क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को? अब इसी के अंदर आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा रेगुलर ग्राफ। क्या, रेगुलर, क्योंकि जितनी हो सके उतनी परिभाषाएं हम लोग को भी कवर करनी है, देन जो है थ्योरम बनाना हमारे लिए आसान होगा, कंप्लीट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ग्राफ को रेगुलर ग्राफ बोलते हैं जिसकी हर एक डिग्रियां, वर्टेक्स की हर डिग्रियां बराबर हो, ये ग्राफ है। और ये क्या है, रेगुलर ग्राफ है। ये ग्राफ क्या है, रेगुलर ग्राफ है, क्योंकि सबकी डिग्री देखिए, हर किसी का जो ग्राफ का डिग्री है वो डिग्री क्या है स्टूडेंट्स, 2 है, मतलब ये क्या है, रेगुलर ग्राफ है। ऐसे ग्राफों को हम लोग रेगुलर ग्राफ कहते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, ये रेगुलर ग्राफ है, ये हमारा रेगुलर ग्राफ है, ये भी क्या है, हमारा रेगुलर ग्राफ है। क्यों? क्योंकि ये 2 वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इसका एक, इसका एक, रेगुलर है। ये भी क्या है, रेगुलर है। ये क्या है आपका, बोलूंगा सर ये रेगुलर है, बोलेंगे हाँ सर रेगुलर है, सबकी डिग्रियां क्या है, बराबर है, इसलिए रेगुलर है। किसी को आपत्ति तो नहीं है इस बात को लेकर? वे तमाम प्रकार के ग्राफ जिसमें सबकी डिग्रियां एक जैसा हो। अब बोलेगा कोई 2 ही वाला ले रहे हो तो मैं 3 वाले लूंगा, क्या बिगाड़ लेंगे, सबकी डिग्रियां 3 है, देखो इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, इसकी 3, ये क्या है, रेगुलर ग्राफ है। बातें क्लियर है ना? तो ऐसे परिभाषाएं अच्छा से पढ़ के आना बेटा। आप लोग जो है मेहनत नहीं करोगे ना तो घर से बाहर रहकर यहाँ पर रेंट देना, कोचिंग का फीस देना, ये सब चीज जो है ना बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो कम से कम बेसिक अध्ययन तो करना चाहिए, क्योंकि आपका 2 साल जो लगा हुआ है उसमें अपने आप को आप लोग बेहतर बनाने में समय नहीं लगाएंगे ना, कोई मतलब नहीं है। आगे हमारा करियर ऐसे ही बर्बाद होता है। अगर अपने आप को हल्के में लेते हैं ना तभी हमारा करियर बर्बाद होता है। मैं बोलता हूं हर एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छा नंबर ला सकता है, बहुत अच्छा परसेंट बना के। वो परसेंट बनाते क्यों हम लोग? केवल और केवल खुद को मोटिवेट करने के लिए, खुद को जज करने के लिए, अपनी काबिलियत को वो करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता ये, है ना, कि मैं अपने अंदर कितना प्रतिभा मैं
रखा हूं या फिर मैं अपने आप को कितना ऊपर ले जा सकता हूं, ये कौन तय करेगा? आप, ना कि समाज। समाज आपके नंबर को देखकर शुरू में जज करेगा जरूर, लेकिन आपका ज्यादा हिस्सेदारी होती है आपको खुद को डुबाने और उबारने में, है ना। तो कोशिश कीजिएगा सारे के सारे थोड़ा मेहनत करते रहें, अच्छा पढ़ें, अच्छा लिखें और सिंपल अध्ययन करना है आप लोग को। तो चलिए, ये थ्योरम आज कंप्लीट हो या ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज नहीं है, तो इन पर मैं थोड़ा सा 2 फैक्ट लिखूंगा। अभी हमने डिग्री के बारे में समझा, डिग्री से संबंधित 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है जो है हमारा हैंड शेकिंग लेम्मा। क्या है? हैंड शेकिंग लेम्मा। तो हैंड शेकिंग लेम्मा क्या है स्टूडेंट्स? हैंड शेकिंग लेम्मा क्या कहता है? दुनिया का कोई भी ग्राफ अगर सारे उसके किसके उस ग्राफ के डिग्रियों का, वर्टेक्स के डिग्रियों का अगर योग कर दिया जाए, वी आई का मतलब क्या है? सेट ऑफ वर्टाइसेस से कोई भी वर्टेक्स को उठा लो, सारे को योग करना है आपको, और ये कितने बराबर होते हैं? 2 इंटू ई के बराबर होता है। ई या तो कार्डिनेटिव ऑफ ई लिख दीजिएगा या फिर क्या लिखूंगा? 2 इंटू स्मॉल ई लिखूंगा। कार्डिनेटिव ऑफ ई मतलब नंबर ऑफ एजेस। अगर किसी ग्राफ के अंदर डिग्रियां अगर समझ आ जाती हैं, अगर डिग्री अगर 10 है स्टूडेंट्स, तो बोलेंगे पक्का उस ग्राफ में कितना वो होगा? उस ग्राफ में एजेस की संख्या होंगी 5। डिग्रियां कितनी है बोला मैं? डिग्रियां 10 है, तो एज कितनी होंगी? 5 होगा। अगर किसी ग्राफ में 20 आपके पास डिग्री है, अब 20 डिग्री है, मान लो एजेस की संख्या कितनी होंगी? 10 होगा, गारंटी है। ये ग्राफ पकड़िए बच्चों, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में डिग्री कितनी है टोटल मिला के? तो बोलेंगे सर 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9 3 4 12। 12 है मतलब 6 एजेस है। वो क्या है? पहले तो 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं इसी ग्राफ में ऐसे कर दिया, डिग्रियां कितनी हुई? 12 में 2 बढ़ गया 14, एजेस की संख्या 7 है। ध्यान से देख सकते हो। मैं कोई भी ग्राफ बना लूं, कोई भी ग्राफ बना लूं, आप लोग आसानी से उत्तर दे सकते हो। बताइए, डिग्रियां पहले जोड़े या फिर एजेस जोड़े? दोनों में से कोई एक मिलेगा। डिग्रियां देखेंगे तो 4 है ना, 4 है, 4 और यहां पर ये 2 2 4 है ना, और यहां पर आपका 4 4 4 8 8 है कि नहीं? है ना। अगर थोड़ा सा अगर इसको जज करूं, इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी? 4, इसकी कितनी? 2, इसकी कितनी? 2 2 2 4 8 8 4 12 है, और आप एजेस को देखो तो 12 क्या है? 6 है। एक ये हो गया, 2 ये हो गया, फिर आप इसको 3 कह दीजिए, 4 कह दीजिए, 5 कह दीजिए, 6 कह दीजिए, है कि नहीं? कुछ भी ग्राफ बना सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो एजेस की संख्या आपको समझ आ जाएंगी। तो इसको कहते हैं स्टूडेंट्स हैंड शेकिंग लेम्मा, हस्त मिलाप प्रमेय। हिंदी में कहते हैं हस्त मिलाप। जिस प्रकार से 2 व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, है ना, तो हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। मतलब ये अगर नोड बनता है 2, तो 2 लोगों से नोड बन पाता है ना। तो किसी भी हाथ को मिलाने से 2 हाथ की आवश्यकता होती है, अर्थात ये 2 डिग्रियां बनाएंगी हाथ मिलाने पर। ये डिग्रियां बना रही है, एक एंगल बना रहा है, जैसा भी है, आप जो भी कहना चाहें वो आपका शब्दावली प्रयोग होगा। आगे और कोई आता है इस प्रकार से, तो हाथ मिलाने के लिए दूसरा हाथ उसको और बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो दूसरा नोट तैयार होगा। इसको हम लोग इसलिए हस्त मिलाप पर में बोलते हैं कि अगर कोई आगे हाथ बढ़ाएगा तो दूसरा हाथ जरूर सामने से आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, है ना। हस्त मिलाप पर में कह देते हैं। शायद और कुछ तर्क होते होंगे तो इस कारण से इसका नाम ऐसा रखा गया हो। तो देखिए, इसको तो हम कल और एक बार रिपीट करने वाले हैं। मैं दूसरा थ्योरम के बारे में बात करता हूं। ये हैंड शेकिंग लेम्मा हो गया, और दूसरा जो है वेरी आईएमपी, ये हर बार पूछा है, आप लोग ध्यान देते रहना। दूसरा नंबर का थ्योरम मैं ये कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जितने भी आपके ऑड वर्टेक्स की संख्या है, ऑड, है ना, ऑड वर्टेक्स की संख्या मतलब कार्डिनलिटी, ठीक है। ऑड वर्टेक्स की संख्या कितनी होती है? वो इवन संख्या में होती है। क्या बोला मैंने? इवन संख्या में होंगी। इवन का मतलब कैपिटल ई नहीं बोलूंगा मैं, है ना। कुछ तो होगा, जैसा भी आप इवन को इवन संख्या के रूप में लिख सकते हो। इवन को चलो मैं क्या बोलता हूं? ई, ऐसा छोटो से बोल देता हूं। एजेस मत बोलना। जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ में ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सों की संख्या इवन होती है। इवन होती है, कितने लोग समझ पाए? इवन नंबर में मौजूद होता है, बोला मैं। किसी ग्राफ में एक ही ऑड डिग्री वाला वर्टेक्स हो, ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई भी ग्राफ बनाया ले दुनिया का, उस ग्राफ में एक ही ऑड वर्टेक्स है, ऐसा नहीं कह सकते। होगा ना 2 होगा, या तो नहीं होगा, या फिर 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, है ना, ऐसा होगा। कोई भी ग्राफ में
ऑड डिग्री अगर मौजूद है तो वो इवन नंबर में मौजूद होगा। संख्याएं उसकी कितनी होंगी, या तो 2 ठो ऑड डिग्री वाला होगा, या फिर 4 ठो होगा, या फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए ये ग्राफ था, इस ग्राफ में कितने ऑड डिग्री वाले हैं, कितना ऑड डिग्री वाला है, 2 है। इसका भी डिग्री ऑड है, इसका भी डिग्री ऑड है, क्योंकि इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इस ग्राफ में देखिए ये ग्राफ तो आपका इवन वाला है, मतलब है नहीं, ये आपका हर किसी का डिग्री क्या है, इवन। अब इसको देखो, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्सों की संख्या कितनी है यहां पर, कैसे 1 कैसे 2 बोलते हो, 4 है। इसका ऑड डिग्री, इसका ऑड डिग्री, इसका ऑड डिग्री, इसका ऑड डिग्री, 4 हुआ कि ना भाई। ऑड डिग्री वाले कितने हैं, देखो ये ऑड डिग्री है, कैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां पर 4, यहां पर 1, तो 3 ठो और था, यहां पर 1 और आ गया, 4 हो गया। अब मैं इस ग्राफ को एडिट कर लेता हूं। चलिए पहले ऑड डिग्री वाले 1 को थोड़ी था, अब कितना आ गया, 2 ठो, इसका डिग्री ऑड, इसका डिग्री ऑड, 2 संख्या में आया कि नहीं, है ना। अगर मैं और ऐसे कर दूं, क्या सोच लूं, कहीं पे ऐसा ले लूं। चलिए कितनी ऑड डिग्री वाली है, 4 है, यहां पर ऑड, यहां पर ऑड, यहां पर ऑड, यहां पर ऑड, समझ आ रहा है। ठीक, चलो इसको ऐसे मिला दो, कितने हैं ऑड डिग्री वाली, 3 कैसे होगा भाई, 4 तो है अभी भी, 1 2 3 4 है ना, अभी भी 4 हुआ कि नहीं। चलो इसको मिला दो, कितने हैं ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स, 4 नहीं है, 2 है, कौन कौन सा 2 है, 1 और 2 है ना। अच्छा अच्छा, 1 2 3 4 है, 4 है, अभी भी 4 है ना, सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गया। इसको देखो, इसमें कितने हैं, वो तो बना चुके हैं, इसमें और डिग्री 1 2 3 है ना, तो नहीं 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 2 ही है, 1 और 2, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 जुड़ा है, ये इवन हो गया है ना, 1 और 2। तो कोई भी ग्राफ बना लो, किसी भी प्रकार से ग्राफ बना लो, अगर कुछ भी ऐसा आप ग्राफ इकड़म तिकड़म करते हो, तो आप जो है ऑड डिग्री को ढूंढना चाहेंगे, तो ऑड डिग्री कितनी होंगी, सम संख्या में होगा, ये होगा, समझ आ रहा है ना। 1 आपका है ये इवन डिग्री, बाकी 1 2 3 4 ऑड। कोई भी दुनिया का ग्राफ बना लो, ऑड डिग्री वाले वर्टेक्स कितने होंगे, या इवन संख्या होंगे, या तो होगा ही नहीं, होगा तो 2 होगा, 2 नहीं है तो 4 होगा, 4 है तो 6 8 ऐसे होंगे। तो ये क्या दोनों थ्योरम समझ आया आप लोग को। हम इसको प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स कल, और फटाफट हम कंप्लीट कर देंगे, इन दोनों को प्रूव करेंगे। यहां पर लिख रहे थे, देखिए आप जाके पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, अपने कॉपी में जगह दे देना, आप सभी आए हो सभी लिख सकते हो उसको। यहां पर कथन क्या है हैंडशेकिंग लेम्मा का, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। इट मींस दैट, क्या कहना चाहता है, सभी डिग्रियों का योग, समेशन। हमने लिखा देखो, ये अगर ग्राफ रहा मान लो, उसमें अगर एजेस की संख्या क्या है, कार्डिनेटी ई बोल दिया आपने, एजेस की संख्या है, तो पूरा डिग्री कितना होगा, डिग्री का योग समेशन जो होगा वो क्या होगा, ट्वाइस ई होगा, 2 के गुना होगा, दुगुना होगा। इसको बोलते हैं हैंडशेकिंग लेम्मा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो कवर कर सकते हो आप लोग, यस, इसको हैंडशेकिंग लेम्मा कहते हैं। ऐसे लिख देगा तो भी बोलेंगे हैंडशेकिंग लेम्मा। हो सकता है कि बोलेगा कि ग्राफ है नंबर ऑफ ऑड वर्टेसेस इन एनी ग्राफ, सिंपल ग्राफ, जो भी बोले, कुछ भी बोले तो बोलेंगे वो कितने संख्या में होता है, बराबर करके छोड़ दिया तो बोलेंगे सर वो होगा इवन नंबर में। ऑड नंबर में बोलेगा बोथ इवन या इट, जो भी हो सकता है, ऐसे सोच दिया है ना, कोई भी हो सकता है, मे बी ऑड एंड इवन बोल दिया है ना, मे बी ऑड और इवन, जो भी है, या तो इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बोल दिया, बोथ ए एंड बी बोल दिया, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आपको बताना चाहिए इवन ही होते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं आप लोग को, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इतने सारे परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ा, 10 पहले हो गया था, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, है ना ये परिभाषा, और ये आपका 17 भी हो गया, 7 में हो गया, और थ्योरम भी हो गया, ठीक है। तो आपको ये सारे चीजें करनी है। क्या आप सभी को समझ आ रहा है, आप आज ही एक ही दिन में कम से कम आप जो है 8 से 10 नंबर का तैयारी लगभग कर चुके हो, एक ही दिन में, आज ही पहला क्लास में। दूसरा क्लास पढ़ेंगे, दूसरा से तीसरा क्लास में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा दिन में हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर
तीसरा दिन में हमारा दूसरा तीसरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 7 या 8 दिन में पूरा हम 3 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, पूरा ग्राफ थ्योरी को, हमारा प्रयास रहेगा। और छोटी परिभाषाएं फुल रट्टा, फुल पढ़ो, फुल याद रखो। और यहाँ 80 नंबर का पेपर में आपको कम से कम 75 से 70 के बीच में ही टारगेट रखना, इतना आना चाहिए करके। सारा दिमाग पर डालो, जितना हो सके उतना दिमाग पढ़ो, ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर रहे। मैं ऑब्जेक्टिव बोलता हूं, आसानी से क्लियर कर सकते हो, कुछ भी अंड संड नहीं पूछेगा, जितना मैं बोलूंगा वही पूछेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा से आप सभी पढ़ेंगे, है ना।